नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओपीएस के जवाब में यूपीएस को सामने रखकर विपक्षी नेताओं के वार का करारा पलटवार दिया है। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के आरोपों की ऐसी काट निकाली जिसे देखकर विपक्षी नेता खुद हैरान है। पीएम मोदी की सियासी शतरंज की चाल के बाद विपक्ष की सियासत का चेक एंड मेड हो चुका है। विपक्ष अब यूपीएस को मोदी सरकार का यू टर्न बता रही है, लेकिन सच तो यह है कि विपक्ष ने जिस मुद्दे को उठाकर चुनाव के दौरान वोट समेटने की चाल चली थी वो अब पूरी तरह विफल हो गया है। यानी इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर भारी पड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करते हुए विपक्ष को बता दिया कि उन्हें सत्ता से बाहर करना इतना आसान नहीं है। विपक्ष चाहे कितने भी मुद्दों को सियासी रंग देकर फंसाने की कोशिश करे, लेकिन वो हर बार विपक्ष को सियासी गच्चा देकर निकल ही जाएंगे। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। तो क्या मुद्दों का सहारा लेकर मोदी सरकार को केंद्र से बाहर करने का सपना फिर से सपना ही रह जाएगा? फिलहाल जो हालात हैं उन्हें देख करके यही लगता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बढ़ रही रार की काट खोज ली है। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों के लिए सरकार ने यूपीएस लागू करने का फैसला किया है, जो मौजूदा एनपीएस के साथ ही लागू रहेगी। वहीं यूपीएस लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन मिलेगी। हाल ही में हुए चुनाव के दौरान पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा खूब गूंजा था। उस वक्त विपक्ष ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग को हवा देकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। हालांकि उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मचारियों की पेंशन स्कीम के मुद्दे से दूरी बनाकर रखी। लेकिन तीसरी बार केंद्र की कमान संभालने के बाद यूपीएस को पेश कर विपक्ष के उस मुद्दे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा था, केंद्र सरकार ने उसकी काट खोज निकाली है। केंद्र सरकार ने 2024 में जो पेंशन स्कीम पेश की थी, उसकी कई शर्तें पुरानी पेंशन स्कीम से मिलती जुलती हैं। इसका फॉर्मूला यह है कि अगर कर्मचारी ने 25 साल की सेवा दी है तो उस कर्मचारी को औसत मूल वेतन की 50% राशि पेंशन के तौर पर दी जाएगी। अगर सेवा काल 10 से 25 साल का है तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी। यूपीएस में सुनिश्चित पेंशन, परिवार को पेंशन, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, पेंशन की राशि महंगाई दर के साथ जोड़ने और सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के साथ साथ एक सुनिश्चित राशि के भुगतान की व्यवस्था की गई है।
केंद्र सरकार ने एक तरह से पुरानी पेंशन स्कीम की कुछ शर्तों में बदलाव कर नई पेंशन स्कीम पेश कर दी है, लेकिन दोनों में अंतर सिर्फ इतना होगा कि ओपीएस में जहां कर्मचारियों को योगदान नहीं देना होता था, यूपीएस में नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस की तर्ज पर ही 10% योगदान देना होगा। केंद्र सरकार ने पेंशन स्कीम में अपना योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया है। ये साल दर साल महंगाई दर के हिसाब से बढ़ता रहेगा। इससे केंद्र पर 2025-26 के दौरान 6,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। केंद्र सरकार का मानना है कि 99% से ज्यादा मौजूदा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस से ज्यादा यूपीएस आर्थिक तौर पर फायदेमंद होगा। एनपीएस 2004 से लागू है और तब से अभी तक जितने सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं उनको यूपीएस के तहत पेंशन सुविधा लेने का विकल्प मिलेगा। अगर कर्मचारी यूपीएस को अपनाते हैं तो उन्हें जो अतिरिक्त राशि और उसका ब्याज बनेगा उसका भुगतान केंद्र करेगी। वहीं विपक्ष मोदी सरकार के यूपीएस को यू टर्न बता रहा है। खड़गे ने सोशल मीडिया पर कहा, 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद जनता की शक्ति पीएम के सत्ता के अहंकार पर हावी हुई है। सरकार ने पहले बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडेक्सेशन का फैसला वापस लिया। इसके बाद ब्रॉडकास्टिंग बिल, यूपीएससी के उच्च पदों पर लेटरल एंट्री का फैसला वापस लिया। हम सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करते रहेंगे। 140 करोड़ भारतीयों को इस सरकार से बचाते रहेंगे। उपचुनाव देश की दहलीज पर है और ऐसे में देखना होगा कि इस बार विपक्ष किस मुद्दे को सियासी रंग देकर मोदी सरकार को घेरेगा, या फिर वो ओपीएस की मांग पर पहले की तरह अडिग रहेगा। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। ऐसे में समझना जरूरी है कि मोदी सरकार ने जिस ओपीएस और एनपीएस को यूपीएस से रिप्लेस कर दिया है उसमें क्या खास है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस क्या है एग्जैक्टली। यूपीएस में असल में कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, जबकि एनपीएस में बाजार में निवेशित राशि के हिसाब से पेंशन राशि मिलने का प्रावधान है, व्यवस्था है। सेवानिवृत्ति जब होती है कर्मचारी की, मृत्यु होने पर उसके आश्रित यानी कि पति या पत्नी को पेंशन राशि का 60% हिस्सा सुनिश्चित तौर पर पारिवारिक पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारी का कार्य वर्ष चाहे जितना भी रहा हो, उसकी पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपए से कम नहीं होगी, ये सुनिश्चित किया गया है। आज की तारीख में जो न्यूनतम वेतन है उसके आधार पर न्यूनतम पेंशन की राशि 15,000 रुपए बनती है। पेंशन की राशि को महंगाई के सूचकांक से जोड़ा गया है, यानी कि खुदरा महंगाई दर बढ़ेगी तो पेंशन की राशि में अपने आप बढ़ोतरी हो जाएगी। जैसे कि आप समझ लीजिए कि भत्ता लागू होता है, महंगाई भत्ते के आधार पर पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन तीनों का निर्धारण होगा। सेवा में संपन्न हर 6 महीने के लिए मूल वेतन की 10% राशि एक मुश्त मिलेगी, जो ग्रेजुअलिटी के अतिरिक्त होगी। मोटे तौर पर 30 वर्ष की सेवा के लिए एक कर्मचारी को 6 महीने का वेतन अलग से सेवानिवृत्ति होने पर दिया जाएगा। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि यूपीएस और एनपीएस में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। देखिए, यूपीएस जो है वो 50% सुनिश्चित पेंशन है। 10 साल के बाद रिटायरमेंट अगर होता है तो 10,000 रुपए न्यूनतम पेंशन मिलेगी, लेकिन ये 10,000 रुपए किस अकॉर्डिंग, खुदरा मूल्य के अकॉर्डिंग, और जैसे ही महंगाई सूचकांक बढ़ेगा वो डिफरेंशिएट भी हो सकता है। केंद्र ने अपना योगदान इसमें 18.5% का रखा है, जबकि एनपीएस में ये परसेंटेज 14% का था। कर्मचारी को कोई योगदान नहीं करना होगा, बाजार पर निर्भरता काफी ज्यादा घट गई है। तो वही एनपीएस में जो प्रावधान है वो मैं आपको लगातार बता रही हूँ, टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं
कि जितने साल की नौकरी होगी उतनी पेंशन होगी। केंद्र सरकार का योगदान 14% होगा, बेसिक सैलरी के 10% हिस्से का योगदान होगा। बाजार के उतार चढ़ाव पर ये तमाम चीजें निर्भर करेंगी। इसके अलावा यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही आखिरी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान होगा। इसी तरीके से यूपीएस में भी ओपीएस के तर्ज पर लमसम अमाउंट देने की बात कही गई है, जो कि एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन हाँ आसपास 6 मंथ्स की सैलरी के होगा। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार मोदी सरकार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्यों लानी पड़ी। अब ये समझ लीजिए कि आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी। एनपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को निश्चित पेंशन नहीं मिल पाती है। एनपीएस का लंबे समय से विरोध भी हो रहा था। एनपीएस में बदलाव की मांग उठ रही थी। जनवरी 2004 में खत्म ओपीएस को दोबारा से वापस लाने की मांग विपक्ष कर रहा था, और ये मांग बढ़ती देखते हुए, क्योंकि ओपीएस में निश्चित पेंशन मिला करती थी, इसलिए ये डिमांड की जा रही थी। न्यू पेंशन स्कीम में लंबे समय से रिफॉर्म की मांग उठ रही थी। न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस, और उसको रिप्लेस करके क्या मांगा जा रहा था, ओपीएस। लेकिन 2023 में सोमनाथन की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने यूपीएस लाने की सिफारिश की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन वित्त सचिव टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। इसी कमेटी के अकॉर्डिंग सारी चीजें निकलकर सामने आई थी। अब आप समझिए कि यूपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुअलिटी के साथ साथ कर्मचारियों को एक लमसम अमाउंट भी मिलेगा। हर कर्मचारी को उसकी 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर इन महीनों की सैलरी और डीए का 10% लमसम के तौर पर मिला करेगा। अगर किसी कर्मचारी की सेवा 25 साल से कम है और 10 साल से ज्यादा है तो भी उसे मिनिमम 10,000 रुपए, जैसा कि पहले बता दिया, जब मैं आपसे 10,000 बोल रही हूं तो आपको अपने दिमाग में क्या रखना है, खुदरा मूल्य के अकॉर्डिंग और महंगाई का जो फ्लक्चुएशन होता है उसके अकॉर्डिंग ये मूल्य निर्धारित होगा, जो कि प्रेजेंटली 15 है। जब मैं 10 बोलूं तो आपको क्या समझना है कि वो फ्लक्चुएशन हो सकता है। जैसे किसी कर्मचारी ने 11 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट ले लिया तो उस वक्त उसकी बेसिक सैलरी कितनी बनती है, अगर वो सैलरी 20,000 रुपए थी बेसिक सैलरी, तो इस केस में उसे 10,000 रुपए महीने की पेंशन मिल जाएगी, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड वो 50% आ जाएगा। साथ ही इसमें महंगाई भत्ता भी जुड़ा करेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, खुदरा मूल्य, महंगाई भत्ता और तमाम चीजों का जो भी अप एंड डाउन ग्राफ होगा उसके अकॉर्डिंग ये जो 10% का या 10,000 रुपए का जो ग्राउंड है उसको फ्लक्चुएट किया जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी सरकार ने जिस पेंशन स्कीम को हरी झंडी दी है उसका फायदा आखिरकार किन किन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। क्या राज्य कर्मचारियों को भी यूपीएस का फायदा मिल सकता है क्या? बहुत सारे सवाल आपके मन में इसको लेकर के होंगे। अब ये समझ लीजिए कि यूपीएस का फायदा एग्जैक्टली उठा कौन सकता है। यूपीएस फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगी, जिनकी तादाद करीबन 23 लाख के आसपास है, यानी कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है उस पर यूपीएस स्कीम सीधे तौर पर लागू होगी। एनपीएस में से अगर कोई एक स्कीम चुननी होगी, राज्य सरकारें भविष्य में इस योजना को अपने यहाँ भी लागू कर सकती हैं, जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने पहल कर दी है। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने यूपीएस को अपने स्टेट में लागू कर दिया। जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि यूपीएस को अभी हम सेंट्रल एम्प्लॉयज के लिए लागू कर रहे हैं, जिनकी तादाद 23 लाख है, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। इसको चाहें तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने यहाँ पर लागू कर सकती है। महाराष्ट्र ने पहल कर दी, अब देखना ही होगा कि आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। इसके बाद उन कर्मचारियों के मन में एक सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि जो कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम बंद होने के बाद रिटायर हुए, क्या उन्हें भी यूपीएस का फायदा मिलेगा या फिर वो कर्मचारी इस स्कीम से बाहर रहेंगे? तो वो भी आपको क्लियर कर देते हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों का एग्जैक्टली होगा क्या, ये उन तमाम लोगों के मन में सवाल होगा। यूपीएस का लाभ उन केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिलेगा जो 2004 के बाद से एनपीएस में कवर्ड थे और रिटायर हो चुके हैं। ऐसे केंद्रीय कर्मचारियों को 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं या हो चुके हैं, उन्हें यूपीएस का लाभ मिलेगा। कर्मचारियों ने एनपीएस के तहत जो भी पैसा निकाला है उसे समायोजित करने के बाद यूपीएस के तहत बकाया एरियर दिया जाएगा। और इसके अलावा और क्या है वो भी समझ लीजिए। इसके अलावा जिन लोगों का एनपीएस चल रहा है मौजूदा समय में, वो यूपीएस में स्विच भी कर सकते हैं।
मोदी सरकार के लिए पिछले 3 सालों का कार्यकाल कुछ खास नहीं रहा। उन्होंने 3 साल के कार्यकाल में 5 जरूरी कदम उठाए, जिनमें से 4 फैसलों पर अपने कदम पीछे भी उनको खींचने पड़े हैं। अभी तो एक रिसेंटली था जिसमें यूपीएससी का कुछ वैकेंसीज उन्होंने निकाली थी, जिसमें डायरेक्ट भर्ती थी, लेटरल भर्ती, उसको भी बैकआउट किया है। क्या हैं वो फैसले जिनको लेकर मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा? ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश आपको करेंगे। 3 साल में मोदी सरकार ने कई फैसले लिए हैं, जैसे 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के जोरदार विरोध के चलते 3 कृषि कानूनों को सबसे पहले वापस लिया। मैं ये समझ पा रही थी क्योंकि देखिए आपके दिमाग में सबसे पहले यही जहन में कौंधा होगा। ये कानून वापस लिया गया, जोरदार चूंकि विरोध हुआ था, इसके बाद इसको वापस लिया गया। विरोध के बाद 8 अगस्त 2024 को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को जेपीसी को भेज दिया गया। हालांकि इसको वापस नहीं लिया गया है, केंद्र सरकार ने पटल पर रखा, साथ नहीं मिला तो जेपीसी में संशोधन के लिए इसको डाल दिया गया। 13 अगस्त 2024 को विपक्ष के विरोध को देखते हुए ब्रॉडकास्टिंग बिल का ड्राफ्ट वापस लिया गया है और इसी के अलावा एक फैक्ट चेक ड्राफ्ट था, उसको भी कैंसिल करना पड़ा था गवर्नमेंट को। 20 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने यूपीएससी को उस विज्ञापन को भी रद्द करने को कहा जिसमें लेटरल एंट्री के जरिए 24 मंत्रालयों में 45 अधिकारियों की भर्ती को सीधे तौर पर घोषित किया गया था। अब इसके अलावा समझ लीजिए 24 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम को पेश कर दिया है। फिलहाल विपक्ष इस पे हो हल्ला मचा जरूर रहा है, लेकिन मौजूदा समय में इसकी कोई काट नजर नहीं आ रही है। अब तक की रिपोर्ट में हमने आपको विस्तार से समझाने की कोशिश की है कि आखिरकार एनपीएस क्या है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पेंशन स्कीम एग्जैक्टली लानी क्यों पड़ी है। साथ ही हमने ऐसे कई सवालों के जवाब ग्राफिक्स के जरिए दिए जिनके बारे में जानना देश के हर कर्मचारी के लिए जरूरी था। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूपीएस पर क्या कुछ कहा है, एक बार वो भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी मांगों को सुनते हैं, समझते हैं और संवेदनशील रहते हैं। जब कर्मचारियों के अखिल भारतीय संगठन ने, जिसको कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहते हैं, उन्होंने भी मांग की तो पिछले साल ही तत्कालीन वित्त सचिव और अभी 30 से होने वाले कैबिनेट सेक्रेटरी सोमनाथन जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट को कल कैबिनेट में स्वीकार किया गया। कल सरकार की ब्रीफिंग में उसको बताया गया है, तो मैं विस्तार से रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ कुछ छोटे बिंदुओं को बताऊंगा। नंबर 1, भारत सरकार के लगभग 23% कर्मचारियों को 50% एश्योर्ड पेंशन तय हो गया। 50% एश्योर्ड पेंशन का मतलब क्या हुआ? आपके रिटायरमेंट के साल के 12 महीने का जो एवरेज होगा उसका 50% मिलेगा आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि रविशंकर प्रसाद तो गवर्नमेंट के अंदर ही हैं, तो वो तो तारीफ ही करेंगे। अब चलिए थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझाने के लिए, इस बीच कुछ नेता और हैं जो कि यूपीएस को लेकर के अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ पक्ष में बोल रहे हैं, कुछ विपक्ष में बोल रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने भी सीधे बीजेपी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब होश आया है, बीजेपी अब अग्निवीर योजना जैसे अपने अन्य फैसले भी जल्दी वापस लेगी। ये साबित हो गया है कि विपक्ष जो कह रहा है वो सही था। केंद्र सरकार ही केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों का दमन कर रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया, इसके बाद बीजेपी को होश आया है।
तो देखिए लगातार विपक्ष और पक्ष आमने सामने हैं यूपीएस को लेकर के। अब चूंकि मोदी गवर्नमेंट ने इसको लागू कर दिया है तो उसके बाद हालांकि ये 1 अप्रैल से आने वाले 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा, पर चूंकि इसको मंजूरी मिल चुकी है तो इसके बाद से लगातार सियासत जारी है। विपक्ष इसमें साफ तौर पर कह रहा है कि चूंकि हमने हो हल्ला मचाया था इस वजह से ही गवर्नमेंट को ऐसा करना पड़ा है, और सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम सरकार हैं और हम लोगों के विषय में सोचते हैं, इस वजह से हमने ये डिसीजन लिया है, हमने ये निर्णय किसी के दबाव में नहीं लिया। अब आपको सुनवाते हैं कि बिहार की धरती से आने वाले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, मनोज झा और संजय झा क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे विषय में। जो लोगों का डिमांड, ये यूनिफाइड बिल क्या है पूछे हैं, कौन परसेंटेज डस्ट होगा, कितना काम करेगा, जितना काम करेगा। पुराना पेंशन कुछ और है, पुराने पेंशन पर न सवाल है भाई, कर्मचारी। अच्छा, ये पुराने कर्मचारी से लेके सबका सवाल है। तो यूनिफाइड पेंशन तो समझिए कि इस सरकार की सबसे मतलब बकवास निर्णय है। यह कर्मचारी को मजदूर बनाने वाला निर्णय है। बिल्कुल कृपा आप करेंगे, मतलब सारे बेईमानी शैतानी को ढकने के लिए आपने हर मुद्दे में कॉर्पोरेट को बेनिफिट और कॉर्पोरेट सिस्टम को लाना। ये कर्मचारी के लिए कोई यूनिफाइड पेंशन नहीं है, इस पेंशन का कोई औचित्य नहीं है। हमारी मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम। अभी इस पेंशन स्कीम का जिसका इन्होंने कल जिसकी घोषणा की है उसके फाइन प्रिंट्स देखने हैं हमें। वो ओल्ड पेंशन स्कीम से कितना विलग है, कितना मिलता जुलता है, क्योंकि डिमांड ओल्ड पेंशन स्कीम की थी। दूसरी कुछ चीज सवाल जो परेशान कर रही है लेंथ ऑफ सर्विस को लेकर के, उसमें क्या है कि SC ST OBC में एज रिलैक्सेशन की वजह से लेंथ ऑफ सर्विस अक्सर कम हो जाती है। इसके लिए सरकार किस तरह की व्यवस्थाएं कर रही हैं, नहीं तो नुकसान होगा। मैं समझता हूं भी हम सबको इंतजार करना चाहिए फौरी तौर पर प्रतिक्रिया देने से पूर्व कि ये कितनी समग्रता में उनकी आकांक्षाओं को पूरा करता है या पूरा। देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम से भी ज्यादा बदतर और खराब है, और ये देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। और इस पेंशन स्कीम से आपने देश के अर्धसैनिक बलों को निकालकर बाहर कर दिया। वो इस दायरे में नहीं आएंगे। देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस इस दायरे में नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी 25 साल की सर्विस होती ही नहीं। तो जब उनकी 25 साल की नौकरी होगी तभी आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ उनको देंगे, वरना 10,000 रुपए की पेंशन उनको मिलेगी। तो देखिए, सबके अपने दाव हैं, सबके अपने दावे हैं और तमाम चीजें निकल करके सामने इस पूरे विषय में आ रही है। अब देखना ही होगा कि सरकार क्या इस फैसले को भी बैरंग लौटाएगी या फिर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक है। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।